स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। राधे राधे भाई सभी लोगों को। बिल्कुल भाई, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाओ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, आ जाइए अब। ठीक है, बहुत 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 शानदार बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर जो है लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 76 तक कर लिए थे, और इस क्लास में 76 के बाद के हमें सभी सवालों को करना है और सारी बातों को हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया दोस्त यहाँ पे। आ जाइए। तो सबसे पहले इस सवाल को पढ़ने के पहले मैं आपको मेरे भाई 77 के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये उस ट्रायंगल का हमारा हाइट हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस और इंटू हमारा कितना हो जाता है, हाइट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, एक समचतुर्भुज की यहाँ पर बात करते हैं, तो पैरेललोग्राम के केस में यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई कि ये दो ट्रायंगलों से मिलकर के बना हुआ होता है। कितने से बना हुआ होता है, दो ट्रायंगलों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसकी एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मानो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल का एरिया है। ये क्या है दोस्त, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल का एरिया है जहां पर ये बी बेस है और एच हमारा हाइट है। तो एक ट्रायंगल का एरिया हमारा हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं, और जब गुना कर देते हैं तो ये अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाता है, तो बेस इंटू हाइट हो जाता है। यानी कभी भी किसी भी समचतुर्भुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें उसके बेस को उसके हाइट के साथ में गुना करना होता है। तो अगर हम इस सवाल में देखें दोस्तों, यहाँ पर समझे इस बात को लेकर के, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर यही कहा गया है कि देखिए आप 77 नंबर क्वेश्चन में देखिए, तो बेस जो है वो 3 गुना है हाइट के। यानी अगर हम इसके हाइट को x मानते हैं तो हमें जो इसका बेस है वो कितना मानना पड़ेगा, तो 3x मानना पड़ेगा। तो एरिया हमारी कितने होने वाली है, तो एरिया जो होगी वो हमारी बेस इंटू हाइट होगी। यानी एरिया हमारा 3x इंटू कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब अगर हम एरिया की बात करते हैं तो वो हमारा 1020 होगा, जो कि हमारा 3x स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो ये हमारा 340 के बराबर में होने वाला है। ठीक है, अब अगर हम 340 को देखते हैं तो ये मेरे भाई कितना होगा, अगर हम इसे 4 से काटे तो हम ये कह सकते हैं सर ये 4 इंटू कितना है, तो 4 इंटू 85 है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है। अगर हम दोनों साइड रूट करें तो 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा, 85 का रूट हमारा इतना हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का रूट हमारा x हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि हाइट की वैल्यू, हाइट का मतलब x का मान, और वो 2 रूट 85, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का बहुत ही प्यारा जवाब था, और मुझे लगता है यहाँ पर कि बहुत ही तरीके से आप इस बात को समझ पाए। अब आज ये क्वेश्चन नंबर मेरे भाई नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी बातें हैं, मैं आपको ये सारा बात जो है वो थ्योरी से आपको बता दूंगा, आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे 78 मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, बोला गया द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इतना। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारे सामने कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी समचतुर्भुज है यहाँ पे, तो बोला गया एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है यहाँ पे, और ये समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB का मान हमारा कितना है, तो AB का मान 24 है। AD का मान दोस्तों कितना है, तो AD का मान हमारा 16 दे दिया गया है। बोला गया AB और CD के मध्य की दूरी, तो जब भी यहाँ मध्य की दूरी होती है तो इसका मतलब वो हाइट के बारे में चर्चा किया जाता है, और वो हमारा कितना है, तो 10 है। बोला गया यहाँ पर कि AD और BC के बीच में, यानी ये मध्य वाली दूरी हमारी कितनी होगी, तुम यहाँ पर ये बता दो कि ये वाला मान कितना होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए आप यहाँ पर। अब क्या होता है कि जैसे मानिए एक पैरेललोग्राम जब आप लिखते हैं तो आपको ये बात पता है कि सर पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट के बराबर में होता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं मेरी भाई बात यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर एक बात बोलेंगे कि सर देखिए ये हमारे सामने एक पैरेललोग्राम दिया गया है। ठीक है, और कोई भी समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए ये ABCD है, ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम पर 2 तरह के हाइट गिराए जा सकते हैं। 2 तरह का हाइट कौन सा गिराया जा सकता है, तो जैसे एक ये वाला हाइट हो गया इसके ऊपर में, मतलब इस साइड पर सामने वाले से एक हाइट डाली जा सकती है। ठीक है, और दूसरा जो हाइट गिराया जा सकता है वो ये कि इस वाले साइड पर इस वाले से एक हाइट ऐसे गिराई जा सकती है। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पे ऐसे गिराया जा सकता है। इसीलिए जब हम इसके क्षेत्रफल को लिखते हैं तो हम यहाँ पर या तो ये लिख सकते हैं कि अगर आप इस बेस को लोगे तो आपको उसके साथ में इस वाली हाइट को लेना पड़ेगा।
यानी यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम इसे H1 बोलेंगे और हम इसे H2 बोलेंगे। यानी बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये अगर आप बेस लेते हैं, कौन सा बेस लेते हैं, AB लेते हैं बच्चों, तो AB के साथ में आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा H1 को, ठीक है। या फिर अगर आप इस BC को एज अ बेस कंसिडर कर रहे हो, अगर आप इसको यहाँ पर बेस के तौर पे ले रहे हो यहाँ पर, तो ये बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये उसका हाइट हो जाएगा। यानी दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, तो BC इंटू कितना हो जाना है, तो BC इंटू H2 हो जाना है। ये हमारा पूरा एरिया का मेरे भाई पर्पस होता है और इस तरीके से हम उसे निकालते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ये भी कहते हैं कि सुनो, इनके साइड का रेशियो का जो उल्टा होगा वो मेरे भाई यहाँ पर हाइट का रेशियो हो जाएगा। कैसे वो शब्द कहा जाता है वो देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन लिख दूं और मैं यहाँ पर ये बोल दूं कि जैसे ये AB है और AB के नीचे क्या लेकर के चले आओ, BC को लेकर के चले आओ, तो ये हमारा हो जाएगा H2 अपॉन में H1। सो बेसिकली हम ये लाइन भी कह सकते हैं कि इनके भुजाओं के अनुपात का उल्टा जो होता है वो हाइट का अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर इसका, जैसे मानो इसका हाइट यहाँ नीचे चला जाता है और इसका हाइट आपका ऊपर चला जाता है। मैं दोनों तरीके से इस सवाल को बता दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होना यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए चलिए, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले सवालों को अगर हम देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि AB का मान 24 है और उसके बाद में यहाँ पर जो है इस तरीके से दिया गया है। तो मैंने आपसे पहला मेरे भाई मेथड यहाँ पर क्या कहा कि सर इसको बनाने के 2 तरीके हैं, और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं जरा वो देखिए। तो पहला तरीका मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे ये AB हो गया, तो यहाँ पर ये AB हमारा 24 हो गया और उसके बाद में यहाँ पर ये हाइट हमारा कितना हो गया, तो 10 हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वाली जो भुजा है हमारी ये कितनी हो गई, तो 16 हो गई, तो यहाँ 16 लिख देंगे और ये बराबर हो जाएगा 16 इंटू किसके मेरे भाई, तो x के यहाँ पे, ठीक है, कि इसका बेस और इसका हाइट बराबर होगा इसके बेस और इसके हाइट के। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 8 से काट लीजिए 2 बार में, 8 से काट लीजिए 3 बार में और 2 से काट लीजिए 5 बार में, तो हमारा सर x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारा 15 हो जाएगा। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर C को हम क्या करेंगे, तो टिक कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे दोस्त यहाँ पर, तो टिक कर देंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर AD का मान 16 है तो इसका भी मान 16 होगा, और अगर ये 24 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, तो 24 होगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए इस वाले तरीके से यहाँ पर क्या है, मैंने कहा था कि एक बार यहाँ पर आप इनका साइड देखो, AB को देखो और यहाँ BC को देखो। जैसे ये 24 है, ये 16 है, तो ये भी कितना होगा, 16। तो मेरे भाई एक बार आप इनका जो है ना बेस देखो यहाँ पर कि बेस हमारा क्या होने वाला है। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए पहले वाले का जो बेस है वो 24 है और दूसरे वाले का जो बेस है वो कितना है, 16 है। अगर हम इनके बेस को देखते हैं तो ये बेस इनके 3 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। बेस का जो उल्टा होता है वो हमारा क्या होता है, तो हाइट होता है। बेस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, हाइट। 3 और 2 का उल्टा हमारा 2 और 3 हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो हाइट बोलेंगे। अब आप ये देख लो किसकी हाइट दी गई है और किसका हाइट पूछा गया है। तो आप बोलोगे 24 वाले की हाइट 10 दी गई है, 24 वाले का मतलब ये 2 का मान कितना दिया गया है, तो 2 का मान 10 दिया गया है, मतलब ये अपने आप का कितना गुना हुआ है, तो 5 गुना। तो अगर ये अपने आप का 5 गुना हुआ है तो यहाँ पर 3 भी अपने आप का 5 गुना होगा और वो कितना बनेगा, तो 15 बनेगा। इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ देखिए दोनों तरीकों से आप जा सकते हैं, वैसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं गुरुजी बेस का जो अनुपात है उसका उल्टा हमारा हाइट हो जाता है। 2 का मान 10 दिया गया तो 3 का मान कितना बताएंगे, 15। तो ऑप्शन नंबर जो C होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अमित कुमार मुन्ना कहते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 66 में 744 154 वाला कंसेप्ट फेल हो रहा है, प्लीज एक्सप्लेन इट। देखो भाई मेरे, कहीं पर भी कोई भी कंसेप्ट अगर मैं देता हूं ना तो वो कहीं पर फेल नहीं हो सकता है। आप उसको, हो सकता है आपको बनाना नहीं आ रहा हो, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन फेल कहीं पर भी नहीं होगा। मैं आपको उस क्वेश्चन के लिए भी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है चंद्रशेखर वर्मा की सर जी मैं सीजल पहली बार में क्रैक कर सकता हूँ, कौन सी बैच लूं प्लीज बताइए। देखिए चंद्रशेखर वर्मा मेरे भाई, 2 तरह के मेरे बैच होते हैं, एक रिकॉर्डेड होता है और एक लाइव होता है। और अगर हम बता दें तो ये दोनों जो बैच है, क्योंकि निखिल शाक्य का भी ये सवाल है कि एनटीपीसी का कोर्स इसी बैच से हो जाएगा क्या, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आपके मन में ये रहता है कि मैं है ना एनटीपीसी क्रैक करना चाहता हूं, तो सर जब एनटीपीसी के नाम से कोई बैच लाएंगे और मैं उसको खरीदूंगा तो मेरा वहां पर बेनिफिट हो जाएगा और मेरा उससे एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं ये पागल बनाने के काम होते हैं। कई ऐसे प्लेटफॉर्म है भारत में जो अलग अलग बैच मेरे भाई निकाल तो रहे हैं, एनटीपीसी स्पेशल इतने रुपए में, सीजल स्पेशल इतने रुपए में, लेकिन जब वहाँ के जो टीचर है ना वो यहाँ पर क्या करते हैं, सारे बैच में मेरे भाई एक ही चीज पढ़ा रहे होते हैं,
बस आपको थोड़ा गुमराह करने वाला काम किया जाता है कि अलग अलग बैचेस निकाल दिए जाते हैं। आपको लगता है ये एनटीपीसी के लिए है तो इसमें एनटीपीसी पढ़ाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, मैंने इसीलिए लाइफ में एक ही बात समझा कि हम मैथ स्पेशल पढ़ाएंगे, और मैथ स्पेशल पढ़ाएंगे तो मेरे भाई उसको दो तरीके से। अगर कोई बच्चा अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है तो वो रिकॉर्डेड बैच लेकर के खत्म कर लेगा, और अगर कोई बच्चे के पास में आराम से 1 साल का वक्त है, एकदम बिगनर है, बिल्कुल मेरे भाई बेसिक से जानकारी रखना चाहता है, तो वो हमारे साथ चैंपियंस बैच में जुड़ करके पढ़ सकता है। ठीक है, आप जब एक बार कोई भी गणित सीख लोगे ना दोस्त यहाँ पर, तो आप रेलवे की परीक्षा दो, आपका वो क्रैक हो जाएगा। आप सीजीएल की परीक्षा दो, आपका वो हो जाएगा। सीडीएस की परीक्षा दो, वो हो जाएगा। और बीच बीच में अगर आप गुमराह होते रहे, अरे यार ये तो सर पूरा मैथ पढ़ाएंगे, हमको तो खाली जो है वो जीडी के लिए पढ़ना था, तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जीडी को पढ़ने के लिए जीडी के बैच से ही सिलेक्शन होगा। आपको अच्छे से पता है यूपी कांस्टेबल में लोगों ने किस लेवल का पढ़ाया था, और जब यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ तो किस लेवल का क्वेश्चन आया। हमारे बच्चे जितने हमारे इस बैच के थे मेरे भाई, सबके बहुत शानदार नंबर हैं, चाहे वो जीडी में हो या फिर वो यूपी में हो। आज देखो जीडी का ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 2 वो भी स्टूडेंट है मेरा। अब बोलोगे सर रैंक तो आया नहीं है, बिल्कुल नहीं आया है, लेकिन जिसके 160 में 160 नंबर है वो ऑटोमेटिक ऑल इंडिया रैंक 1 है। ठीक है, तो दोनों बच्चों के मैंने पोस्ट डाले थे और इसी बैचेस से मेरे भाई पढ़े हुए थे, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जब आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं ना, तो उसके बाद में आपको अलग अलग जगह जाकर के भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मेरे से ये काम नहीं होता है कि मैं 4 अलग अलग बैचेस लॉन्च कर दूं और सब के अंदर मैं एक ही चीज पढ़ाऊं और आपसे ठगी करूं, वो मेरे से नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो समझदार हैं बाकी आप लोग यहाँ पर। पहले भी बता चुका हूं कि जितनी हम पढ़ाते हैं वो फॉर ऑल एग्जाम्स होता है, सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहा होता है, और एक बार अगर आप तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाइए बाकी भाई, हमारा ये 66 वाला क्वेश्चन है भाई, एक का डाउट है, तो डाउट बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है और बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे यहाँ पे। देख लो, जैसे इस भाई ने कहा कि सर इसमें फेल हो गया ये कंसेप्ट। बच्चे कहीं पर भी कोई भी कंसेप्ट मैंने कहा ना नहीं फेल हो सकता का मतलब होता है कि नहीं फेल हो सकता है। ठीक है, अब अप्लाई आपको नहीं करना आता है, उसको हम तोड़ करके दिखा रहे हैं। जैसे इसमें कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस बराबर है और किसके, तो स्क्वायर के साइड के। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा था, मैंने यहाँ पर भाई मेरे अमित भाई देखो, मैंने यहाँ पर ये कहा था कि सबसे पहली बात इसकी रेडियस तुम्हारी कितनी होनी है, तो रेडियस अमित भाई 49 निकल करके आई थी। 744 154 ने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर रेडियस हमारा 7 है तो जो परिधि होती है, जो मतलब 2 पाई आर होता है हमारा, एक तरीके से आप सरकमफेरेंस भी कह सकते हो, वो हमारा 44 हो जाता है, और जो हमारा एरिया होता है वो कितना हो जाता है, तो एरिया हमारा 154 हो जाता है। ठीक है, आज अगर आप देखोगे ना तो रेडियस आपका 49 हो गया है, और रेडियस 49 हो गया इसका मतलब अपने आप से 7 गुना से बढ़ गया है। ठीक है, तो जितने टाइम से रेडियस होता है बच्चों, उतने ही यहाँ पर देखिए, अब बोलेंगे सर 7 गुना से रेडियस हो रहा है, तो सरकमफेरेंस जो होगा वो 7 गुना से होगा, लेकिन जो एरिया होगा वो 7 का स्क्वायर यानी 49 टाइम्स होगा। कितना होगा, तो 49 टाइम्स होगा। कितना होगा, तो 49 टाइम्स होगा। इसलिए अगर आप यहाँ सीधा सीधा एरिया निकालना चाहते हैं तो आप बोलेंगे सर 154 का कितना गुना होने वाला है, तो 49 टाइम्स होने वाला है। आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर दोस्त मेरे, तो 154 का देखो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे 9 को 4 से गुना करने पर क्या एक अंक 6 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन है 7, 5, 4 और 6। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, तो कहीं पर कोई भी चीज फेल नहीं होती है। फारूक अहमद, ठीक है, अगर कोई गलती है वहां पर तो हम लोग उसे करेक्ट करा लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इनका कमेंट का फोटो ले लीजिए सर और अभी भेज दीजिए कंटेंट टीम में। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर। तो चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, शांति से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ो। किसी परीक्षा के लिए कम समय है तो रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लो, और अगर मेरे भाई है पर्याप्त समय है, अगली बार का टारगेट है, तो जो यहाँ से पढ़ा रहे हैं आप ऐसे पढ़ो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आ जाओ चलो दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, सारी बातों को हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल के बाद में जो हमारा अगला सवाल है वो यहाँ पर क्या है वो देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 79 नंबर सवाल। 79 नंबर सवाल यहाँ पर क्या है जरा वो देखो। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस इज इतना, व्हाट इज द यहाँ पर साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस पढ़ाया ही आप लोगों को तरीके से, यहाँ पर जो है वो सारी बातें हमने बता भी रखी है। ठीक है, अब उसके बाद में रोम्बस के बारे में थोड़ी सी बात हम आपको वापस से रिपीट करवा देते हैं कि भैया रोम्बस पहली बात होता क्या है। तो देखो, पैरेललोग्राम को हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं भाई हमारे, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और जो रोम्बस होता है उसको हिंदी में हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज का मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, ठीक है, कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, तो बराबर हो। यानी एक पैरेललोग्राम होने के साथ में, जैसे मानो ये पैरेललोग्राम है
और उसके बाद में यहाँ पर चारी की चारी भुजाएं क्या हैं, तो चारों के चारों हमारे बराबर है। अब अगर हम समचतुर्भुज की यहाँ पर बात करते हैं तो देख लिया। फारूक भाई आपका मिल गया भाई, फारूक अहमद जी, अब आप बार बार कमेंट मत करिए, आपकी समस्या हमें समझ में आ गई, हम करवा देंगे ठीक उसको, ठीक है। अब आ जाइए, तो जैसे अगर हम समचतुर्भुज की बात करते हैं और मान लीजिए ये भुजा हमारी ए है, कितनी है हमारी ए है, तो अगर ये भुजा ए है तो ये भी हमारा ए होगा, ये भी हमारा ए होगा और ये भी हमारा ए होगा। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों जो हम कह सकते हैं वो ये कि पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 4a हो जाएगा। पेरीमीटर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4a हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पर समझने वाली बात है वो दोस्त यहाँ पर ये है कि कोई भी यहाँ पर रोम्बस में यानी समचतुर्भुज में जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को दोस्त यहाँ पर 90 पर काटते हैं। एक दूसरे को कितने पर काटते हैं, तो 90 पर काटते हैं। इसीलिए अगर ये पूरा पूरा D1 डायगोनल है तो ये उसके आधे में टूटता है, जिसे हम D1/2 कहते हैं। और अगर ये D2 डायगोनल है तो ये मेरे भाई आधे में टूटेगा, जिसे हम D2/2 कहेंगे, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है, D1, D2 और A के बीच में एक पाइथागोरस का संबंध बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल आपस में बनाते हैं, देखो यहाँ पर। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के। और ये रिलेशन को मैं पहले भी आप लोगों के सामने स्थापित कर चुका हूं कि देखो ये परपेंडिकुलर है, इसका हमें क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर बेस है, इसका भी हमें क्या करना है बच्चों, तो स्क्वायर करना है। और ये बराबर होगा हमारे हाइपोटेनस के स्क्वायर के, मतलब इतने के स्क्वायर के। अगर हम यहाँ देखें तो हम ये कहेंगे कि D1 का जो स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4। दूसरा अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4, और बराबर हो जाएगा कितने, इतने के। अगर हम एक लाइन और यहाँ पर निकाले तो हम ये कह सकते हैं सर D1 का स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाता है D2 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सर एसएससी मैथ की बुक ली है, सीजल वैरियर लेनी चाहिए कि नहीं योगिता, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है योगिता जी, आप ये बताइए, ठीक है। आपके पास में जब एसएससी मैथ आ गया तो ऑटोमेटिक उसके अंदर में सीजल वैरियर का सारा कंटेंट है। सीजल वैरियर में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ सीजल के हैं, और एसएससी मैथ में जो क्वेश्चन है वो सीजीएल के, सीएचएसएल के, जीडी के, एमटीएस के, सिलेक्शन पोस्ट के, यानी कम से कम मेरे भाई 5 से 6 परीक्षाओं के हैं, ठीक है। तो एक तरफ सीजीएल वैरियर में सिर्फ सीजीएल के क्वेश्चन मिलते हैं और एक तरफ एसएससी मैथ में सारे पेपर्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसएससी मैथ ही आपका बेस्ट है वहां पे, ठीक है। तो इसके लिए उसके अलावा कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पहला हो गया कि परिमाप निकालना है तो ऐसे करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया कि D1 के स्क्वायर में अगर हम D2 के स्क्वायर को जोड़ते हैं बच्चों तो ये हमारा 4a आता है। और जो तीसरा पॉइंट होता है यहाँ पर वो होता है जैसे पेरीमीटर इसके बराबर में, तो एरिया किसके बराबर में होगा, तो एरिया का ऐसा कर सकते हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे सर एरिया में, यहाँ पर एरिया जो होगा सर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा, फिर से रिपीट करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू, फिर उसके बाद में D1/2, ठीक है, इंटू हमारा कितना हो जाएगा D2/2 के। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया कि सर एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ हो गया, आधार हो गया और लंब हो गया, हाफ इंटू आधार इंटू लंब। बट ऐसे यहाँ पर कितने राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो आप यहाँ ये बोलेंगे सर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कुल मिलाकर के कितने हमारे पास में 4 है। तो अगर एक का क्षेत्रफल इतना होता है तो चारों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इंटू करेंगे 4। इसलिए 2 और ये 2 इसको खत्म कर देते हैं और एरिया हाफ D1 D2 आ जाता है। यानी जो यहाँ पर रोम्बस में जानने वाली तीसरी बात होती है और आखिरी बात होती है वो ये होता है कि इसका जो एरिया होता है वो हाफ D1 D2 होता है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। 4a स्क्वायर होगा यहाँ पे, आप इसे देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। तो ये 3 बातें यहाँ पर हो गई और तीनों बातें हमें समझनी है। अब इसी के ऊपर में देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहा है वो समझिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज, इतना यहाँ पे बोला गया द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ ए रोम्बस, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ऐसा एक रोम्बस है यानी समचतुर्भुज है, इसकी ये भुजा a है, इसकी ये भुजा a है, ये भी भुजा a है और ये भी भुजा a है। तो क्वेश्चन में कहा गया समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्ग, यानी भुजाओं के वर्ग और उसके बाद में सबका सम, यानी 1 2 3 4, यानी 4a स्क्वायर की बात कही गई है। और ये बराबर है हमारे किसके, तो ये बराबर है हमारे 1600 के। यानी 4a स्क्वायर का मान हमारा कितना है मेरे भाई, तो 4a स्क्वायर का मान हमारा 1600 दिया गया,
ठीक है, कितना दिया गया है तो 1600 दिया गया है। तो अगर हम 4 से यहाँ पर काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो 400 बार में हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखते हैं तो इसका रूट करेंगे तो यहाँ पर जैसे इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान 20 हो जाएगा। और क्वेश्चन में साइड ही पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर सी का होना। नेहा जी आप अपना नंबर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी और आपसे बात कर लेगी। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है नेहा, चलिए आ जाइए दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, अगला सवाल पढ़िए। इस सवाल में हमसे ये कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 18 एंड ब्रेथ 12। ये थोड़ा सा कंसेप्ट के हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो देखो, जैसे मैं आपको इसके पीछे का पहले लॉजिक समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि एक स्क्वायर होता है और एक स्क्वायर के अंदर में क्या बनाना होता है, सर्कल, वृत्त बनाना होता है। मतलब वर्ग के अंदर में क्या बनाना होता है, तो वृत्त बनाना होता है। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास में रेक्टेंगल यानी आयत होता है, और आयत के अंदर में क्या बनाना होता है, तो आयत के अंदर में मेरे भाई ये सर्कल बनाना होता है। ठीक है, तो यानी अगर इसके अंदर में सर्कल बनाए तो क्या होगा और इसके अंदर में सर्कल बनाए तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों में रेडियस पूछी जाती है। तो सबसे पहला जनाब, अगर आप यहाँ बात करते हो तो देखो सर, समझो इस बात को लेकर के, चूंकि जो स्क्वायर होता है उसकी भुजा कितनी होती है, उसकी भुजा ए होती है। तो यहाँ पर जब रेडियस को निकालने की बात आती है ना, तो रेडियस को अगर आपको निकालना है, ये चीज निकालनी है, तो ए का आधा करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो रेडियस निकालना होता है उसके लिए साइड को क्या करना होता है, आधा करना होता है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आयत है, यानी ये आयत की क्या हो गई, तो लंबाई हो गई, और ये आयत की क्या हो गई दोस्त, यहाँ पर चौड़ाई हो गई। तो अगर कायदे से देखोगे तो जैसे ये सर्कल का सेंटर है, ये भी तुम्हारा रेडियस हो गया, और मेरे भाई ये भी तुम्हारा रेडियस हो गया। यानी 2r जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो 2r हमारा b के बराबर में होता है। यानी यहाँ रेडियस को निकालने के लिए चौड़ाई का क्या करना होता है, आधा। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये कितना लंबा आयत है इससे कहीं पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो मेरे भाई इस बात से पड़ेगा कि ये चौड़ा कितना है। यानी कहीं पर भी मेरे भाई अगर त्रिज्या निकालनी है किसी भी आयत के अंदर के वृत्त की, तो वो त्रिज्या जो होगी वो यहाँ पर चौड़ाई का क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगा। नेहा जी का नंबर मांगा था, राजेंद्र कुमार बैरवा, तुम अपना नंबर दे रहे हो, मतलब वही बात है, यहाँ पर बिन बुलाए बाराती बन रहे हो। बताओ, समस्या उनकी थी, बताओ तुम अपना नंबर क्यों दे रहे हो, तुम्हारी भी कोई समस्या है तो बोलो। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सवाल में क्या कहा गया, बोला क्या था, एरिया ऑफ ए सर्कल विथ मैक्सिमम रेडियस दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ रेक्टेंगल। तो पहली बात, उस यहाँ पर जैसे कोई भी रेक्टेंगल के अंदर में कोई भी वृत्त अगर मेरे भाई फिट होगा तो उसकी रेडियस जो निकलेगी वो कितने के बराबर निकलेगी, चौड़ाई के आधे के बराबर में निकलेगी। तो चौड़ाई के आधे के बराबर में निकलेगी, यानी हम बोलेंगे सर 12 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 12 बटे 2 हो जाएगा, तो कितना, 6 सेंटीमीटर हम इसे बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर भैया एरिया तो पूरी दुनिया को पता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे 6 का स्क्वायर 36 पाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी फर्क का होना। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे शुभम भैया, देखो भाई एक ही बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा, और पहले दिन ही ओरिएंटेशन क्लास में जो गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी वाली क्लास में लेकर के आता हूँ, उसी में मैं सारी बातें बता देता हूँ कि भैया देखो, जो बच्चा ये बैच को लिया हुआ है वो सारे एग्जाम्स के लिए मेरे भाई जो है पढ़ सकता है, या अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बैच आपके लिए है। अब उसमें बीच बीच में उठ करके मत आओ, सर हम एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे लिए सही है, सर हम सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे लिए सही है। प्रैक्टिकली समझिए ना, मेरी स्थिति को समझिए, कितना मुश्किल होता है। एक बात जब कहीं बता दी गई, उसी बात को खुद करके पूछते रहते हो, तो आदमी मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाएगा कि इस बात का ध्यान देगा, ये बताओ। ठीक है, समझ रहे हो बात यहाँ पर। तो छोटी छोटी बातों को देखो भाई मेरे, और पढ़ाई पर फोकस करो। ठीक है, एक बार ओरिएंटेशन क्लास देख लो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर सवाल क्या कहा गया, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज इतना, एल्टीट्यूड हमारा मेरे भाई 10 है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल हमारा 26 है, तो दूसरा हमारा डायगोनल कितना होगा। यानी देखिए, सबसे पहली बात हमारी रोम्बस को लेकर के हुई है, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्त, यहाँ पर रोम्बस हो गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया कि रोम्बस की एक भुजा का मान कितना है, तो एक भुजा का मान हमारा 6.5 हो चुका है। उसके बाद में ये रोम्बस का जो एल्टीट्यूड है वो हमारा कितना है, तो 10 भी कहा गया है। बोला गया एक डायगोनल का मान हमारा 26 है, तो दूसरे का मान कितना होगा।
हालांकि देखो इसमें है ना, हमें कहीं पर फोटो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि आप समझिए जो रोम्बस होता है वो अपने आप में पैरेललोग्राम होता है, और अगर वो पैरेललोग्राम होता है तो यहाँ पर अगर ये उसका बेस है और अगर ये उसका हाइट है, तो सबसे पहली बात एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो बोलते हैं सर बेस इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। एक ये तरीका होता है एरिया को बयान करने का। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो रोम्बस हो गया, और ये हमारा पहला डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो वहां पर एरिया निकालने के लिए अभी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि हाफ इंटू D1 और इंटू कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। यानी एरिया को दो तरीके से बयान किया जा सकता है, एक हमारा बेस इंटू हाइट के माध्यम से और दूसरा हाफ इंटू D1 इंटू D2 के माध्यम से। समझ रहे हैं इस बात को लेकर के? तो आपके एग्जामिनर ने इसी बात का यहाँ पर फायदा उठाया है। आप एरिया को दो अलग अलग शब्दों में बयान कर सकते हो, और पहला यहाँ पर क्या है, तो पहला मेरे भाई यहाँ पर बेस इंटू हाइट है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो अगर आप क्वेश्चन में दोस्तों ये देखोगे तो सवाल में बोला गया लेंथ ऑफ वन साइड, पहले वाली साइड का मान 6.5 है, एल्टीट्यूड का मान हमारा 10 है, एक डायगोनल का मान 26 है, दूसरे का मान हमसे पूछा है। बस इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर अपनी डेटा को रखो और काम खत्म। तो तुम्हारा जो एक साइड है यहाँ पर, बेस का मतलब साइड होता है, वो 6.5 है। जो दोस्त हमारी हाइट है वो हमारी कितनी हो गई, 10 हो गई यहाँ पर। उसके बाद में हाफ हो गया। D1 का मान अगर हम बात करते हैं तो D1 हमारा कितना हो जाएगा, 26, और D2 का मान करते हैं तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10। अगर हम यहाँ पर इसे काटेंगे तरीके से तो इतना हो जाने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2 से कटेगा कितनी बार में, 13 बार में, और 13 से कटेगा कितनी बार में, तो 5 बार। यानी बेसिकली x बराबर कितना होना है, तो x बराबर 5 होना है। यानी जो दूसरा डायगोनल हमसे पूछा गया दोस्तों, उसका आंसर कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 5 आएगा। राजेंद्र भाई फालतू का टाइम खराब मत करो अपना, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो ब्लॉक का भी ऑप्शन होता है वो मैं कर दूंगा, क्योंकि आए दिन तुम्हारे मेरे भाई यहाँ पर जो है ना बहुत सारे कमेंट फालतू के आते रहते हैं। तो ज़्यादा स्टार बनने की ज़रूरत है अगर, तो भैया नंबर ला करके अपने आप को ज़्यादा स्टार बनाओ, क्योंकि कई ऐसे बच्चों के शौक होते हैं कि मेरा नाम हर क्लास में लिया जाना चाहिए, चाहे 2 पैसे की औकात क्यों ना हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये काम मत करो मेरे भाई, पढ़ो, सवालों का आंसर दो, तुम्हारा नाम ऑटोमेटिक मैं लूंगा। उल्टे सीधे मेरे भाई यहाँ पर कमेंट करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। समझ गए बात को लेकर के? तो हीरो मत बनो और पढ़ाई पर ध्यान दो। आ जाओ। बहुत विद्वान आदमी हो तुम, मुझे पता है, ठीक है, पहले दिन से तुम्हारे कमेंट्स में देखते रहता हूँ, इसीलिए ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। फालतू का ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से, तुम्हारे पैसे वेस्ट चले जाएंगे कोर्स वोर्स का, रोते गाते चिल्लाते रहोगे, कभी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए पढ़ाई आए हो करने, पढ़ाई पर ध्यान दो। और छवि जी बच्चे आप अपना नंबर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका नंबर सिर्फ मुझे दिखेगा, मेरी टीम को दिखेगा, आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। आप नंबर दे दीजिए एक बार, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 नंबर सवाल देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो बोला गया था मेजर ऑफ ईच ऑफ 2 अपोजिट एंगल ऑफ ए रोम्बस इज 60 डिग्री एंड मेजर ऑफ वन ऑफ द साइड इज 10 देन द लेंथ ऑफ ए स्मॉलर डायगोनल। यानी एक समचतुर्भुज, अब देखिए जैसे समचतुर्भुज होता है तो ये हमारा रोम्बस हो चुका है। रोम्बस में यहाँ पर क्या होता है, ये वाला मेरे भाई छोटा वाला कोण होता है और ये बड़ा वाला कोण होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो छोटे वाले कोण का मान हमारा कितना है, तो 60 डिग्री है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहा गया कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अगर हम देखेंगे तो हर एक भुजा की लंबाई हमारी कितनी है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ऐसे कर करके मेरे भाई सारी यहाँ पर जो चीजें हैं वो 10 बताई गई हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि इसके छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। हालांकि यहाँ पर 2 तरह के विकर्ण है, ठीक है, और 2 तरह के विकर्ण है मेरे भाई। विकास यादव कहते हैं सर B इंटू एच बराबर हाफ D1 D2 कैसे होगा। सर अभी तो मैंने आपको एक बात समझाया यार, आप लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए। एक रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता है, तो बोलोगे हाँ जी सर। तो रोम्बस अगर पैरेललोग्राम है तो हम यहाँ पर बेस इंटू हाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो बोलो हाँ जी। फिर उसके बाद में रोम्बस का खुद का एरिया कितना होता है, तो हाफ D1 D2 होता है। यानी एक तरफ एरिया इसके बराबर भी और एक तरफ एरिया इसके बराबर भी, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो विकास कुमार गुप्ता इसीलिए ये भी एरिया को बता रहा है और ये भी एरिया को बता रहा है, इसीलिए जब दोनों को बराबर करेंगे तो वहां पर x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है भाई। बाकी अगर किसी को लग रहा है कि सर यहाँ पर हम जो है D1 और D2 का स्क्वायर करके हम इसे लेकर के चले आएंगे कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू a का स्क्वायर करके, ठीक है, तो आप वहां से भी ला सकते हो सकता है उससे डेटा आपका डिफरेंट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस इज इतना और एल्टीट्यूड हमारा इतना है,
एक डायगोनल अगर आप उससे वो रिलेशन लगाओगे तो एक बार देख लेते हैं भाई। पहले इस क्वेश्चन को देख लो, 82 देख लो, फिर उसके बाद में उसमें चल लेंगे, ठीक है। तो 82 में यहाँ पर कहा गया लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल की बात कही गई है कि छोटे वाला जो डायगोनल होगा वो हमारा कितना होगा। तो अगर हम छोटे वाले डायगोनल की बात करते हैं तो देखो एक हमारे पास में यहाँ पर ये डायगोनल हो जाएगा। अब ये डायगोनल हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, आप ये देखिए कि जैसे ये वाला एंगल हमारा कितना है 60 है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी दोनों के दोनों बराबर है। तो अगर ये दोनों के दोनों बराबर होंगी तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे, तो बराबर होंगे। यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कमेंट छोड़ करके बोर्ड पर देखें। अगर एक एंगल 60 है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों कोण भी हमारे बराबर होंगे। और अगर दोनों कोण हमारे बराबर होंगे तो हम सीधी सी बात ये कहेंगे 60 आ गया, 120 की और आवश्यकता है, यानी ये दोनों 60-60 होंगे। और अगर ये 60-60 हो गया तो ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसके कारण मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर एक डायगोनल कितना निकल करके आ गया, 10 आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है सेम वापस से हम ये रोम्बस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि ये वैल्यू हमारी 10 है, ये वैल्यू हमारी 10 है, और ये वाला मान हमारा कितना है, तो 60 है। ये वाला डायगोनल हम लोग निकाल चुके हैं। अब आपको बता दें अगर ये 60 है तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना सर, तो बोलोगे हाँ जी गुरु जी। और अगर ये 120 हो जाएगा ना दोस्त यहाँ पर, तो आप ये समझ लीजिए, आप इसको जोड़िए, अब यहाँ पर इसको जोड़िए, यहाँ पर ये दूसरा डायगोनल निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये वाले कोण भी क्या होंगे, तो बराबर होंगे। और अगर बराबर होंगे मेरे भाई तो 120 आ गया है, 60 की और आवश्यकता है। 60 में यहाँ पर मेरे भाई 30 होने वाला है ये, और 30 होने वाला है यहाँ पर ये, ठीक है। अगर आपको 120 वाले का ट्रिपलेट नहीं पता है तो आज उसका ट्रिपलेट भी आप लोग जान लीजिए कि जैसे अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर ये 120 के बराबर है और अगर ये ए है और ये भी उतना ही ए है, तो ये 120 के सामने वाला, 120 के सामने वाला ये √3 होगा। ये आपको याद रखना है कि अगर 120 डिग्री का कोण बनता है और ये 30 और 30 के बराबर है मेरे भाई, तो ए और √3 होगा। कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर ए होगा और √3 होगा। यानी ये 10 है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा। इस बात को समझिए। अब दो तरह के डायगोनल आए, यहाँ वाले डायगोनल की वैल्यू कितनी निकल करके आई है, तो बोलोगे सर ये वाला डायगोनल जो है वो 10 निकल करके आया है, ठीक है। और यहाँ वाला जो डायगोनल आया है वो कितना निकल करके आया है, तो बोलेंगे सर 10√3 निकल करके आया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहा गया स्मॉलर डायगोनल की वैल्यू बताने को, तो स्मॉलर डायगोनल में दोनों में यहाँ पर छोटा वाला कौन सा है, तो छोटा वाला मेरे भाई 10 है, और छोटा वाला 10 है, तो आंसर कितना बताएंगे, 10 बताएंगे। अब ये तो पूरा फिगर हमने मेरे भाई खोल करके आपके सामने रखा और सारी बातें हमने बताई, बट पेपर में क्या हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें दोनों को सॉल्व करने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं थी। हम एक छोटी सी बात को समझते हैं कि मैंने आपको ज्योमेट्री में एक छोटी सी बात पढ़ा रखी थी, और यहाँ पर ये पढ़ा रखा था कि सुनो, अगर एंगल छोटा होता है तो भुजा भी छोटी होती है, और अगर एंगल बड़ा होता है तो मेरे भाई भुजा भी बड़ी हुई होती है। जैसे आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि सर राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर क्या होता है, अगर ऐसे मान करके चलो कि जैसे ये 30 है, ठीक है, ये हमारा कितना है, 60 है यहाँ पर, और ये हमारा 90 है। 30 के सामने हमेशा 1 आता है, 60 के सामने √3 आता है, 90 के सामने 2 आता है। तो जैसे सबसे बड़ा एंगल ये है ना, तो उसके सामने सबसे बड़ी भुजा होगी, और सबसे छोटा एंगल 30 है तो उसके सामने सबसे छोटी भुजा होगी। यानी अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये पता चले कि छोटा वाला डायगोनल कौन सा है, तो छोटा वाला डायगोनल छोटे वाले कोण के सामने बनेगा। किसके मेरे भाई यहाँ पर बनेगा, छोटे वाले कोण के सामने बनेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर ये आपका रोम्बस है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ भाई, यहाँ पर ये आपका बच्चे रोम्बस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सर देखिए समझिए इस बात को लेकर के, ये हमारा रोम्बस है, तो यहाँ पर एक 60 बनेगा एंगल, और अगर यहाँ 60 बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा, 120 बनेगा, ठीक है। तो एक 60 के सामने यहाँ डायगोनल बनना है, और 120 के सामने ये बनना है। तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर छोटा डायगोनल बनेगा तो हम ये वाला केस लेंगे, और बड़ा डायगोनल बनेगा तो हम ये वाला लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन में कहा गया लेंथ ऑफ स्मॉलर डायगोनल, छोटे कोण के सामने वैल्यू छोटी होगी, बड़े कोण के सामने वैल्यू बड़ी होगी, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में नहीं जानेंगे, सिर्फ इसके बारे में जानेंगे। अब भुजा हमारी 10 है और ये वाली भुजा भी हमारी 10 है, तो चूंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी हमारे बराबर हो जाएंगे।
और अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ये 60 है तो ये भी हो जाएगा हमारा 60, ये भी हो जाएगा मेरे भाई 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा 10। और इसीलिए सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम यहाँ पर आंसर देंगे। कृष्णा गुप्ता, ए और √2a इसमें नहीं होता बच्चे, आप यहाँ पर दोनों चीजों में कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। दो अलग अलग बातें होती हैं और वो यहाँ पर क्या होती हैं समझिए। जैसे जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जहां पर क्या होता है, ये मेरे भाई 90 डिग्री का हो गया आपका, और बाकी दोनों अगर 45 और 45 के होते हैं, ठीक है भाई कृष्णा भाई समझना मेरी बात को। तो अगर ये 90 है और अगर बाकी दोनों 45 के हैं तो ये ए होता है और ये ए होता है और ये हमारा √2a होता है। लेकिन अगर मानो ऐसा मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल आ जाए इस तरीके से यहाँ पर, और ये वाला एंगल आपका कितना हो जाए 120 हो जाए, और बाकी दोनों एंगल यहाँ पर मेरे भाई 30 के हो जाएं और यहाँ पर 30 के हो जाएं, तो उस केस में याद रखना कि ये ए हो जाएगा और ये ए हो जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो √3a हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है यहाँ पर, आप इस बात को समझिए। 90 वाला ट्रिपलेट अलग बनता है और 120 वाली जो मेरे भाई सेट बनती है वो अलग बनती है, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हम नहीं रहने देंगे आपके मन में। तो ये पहले क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में, जहां पर हमारे कुछ भाइयों को डाउट था 81 वाले क्वेश्चन में कि सर इसमें जो आपने यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का, या जो बेस इंटू हाइट बराबर इतना आपने कंसेप्ट लगाया, तो इसमें आपने यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पर d1² + d2² बराबर 4a²। मैंने इसीलिए वो कंसेप्ट नहीं लगाया ना क्योंकि यहाँ पर मेरा हाइट दिया गया था। मैं उस कंसेप्ट को अगर लगाता, जैसे मानो इस क्वेश्चन में कि किसी का ये कहना है कि सर यहाँ पर जो है आप ये वाला कंसेप्ट लगाओ इसके अंदर में, कि सर यहाँ d1 का स्क्वायर यहाँ हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये d2 का स्क्वायर हो गया और बराबर हो जाएगा कितने के, तो 4a² के। आप ये वाला कंसेप्ट क्यों नहीं अप्लाई किया मेरे भाई? इसमें अप्लाई इसीलिए मैंने नहीं किया क्योंकि फिर वहां पर उस हाइट का हम उपयोग नहीं कर पाते, जो एल्टीट्यूड 10 दिया था हम उसको नहीं रख पाते। हम यहाँ पर क्या करते दोस्त, हम यहाँ पर साइड के जगह पर 6.5 रख तो लेते, डायगोनल के जगह पर मेरे भाई 26 रख तो लेते, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू का मेरे भाई कहीं पर कोई भी हम उपयोग नहीं कर पाते, इस बात को समझिए। इसीलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पर इस कंसेप्ट को अप्लाई नहीं किया, समझ गए? बात करो एक बार ये, ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब चाहे इससे चाहे जो भी आंसर आए, जैसा भी आंसर आए, ये क्वेश्चन बना हुआ था इस रिलेशन के ऊपर में, ठीक है, और इस रिलेशन के ऊपर में बना हुआ था, तो इसीलिए हमने आंसर को इससे कैलकुलेट किया। कई बार क्या होता है ना कि एग्जामिनर कोई सवाल जो है सोचा होता है कि हाँ आपको ये सिखाना है, और इसी के आधार पर उसने मेरे भाई बातें आपको कह भी दी, इसी के आधार पर उसने डेटा आपको दे भी दिया, लेकिन हो सकता है कि मेरे भाई जो डेटा यहाँ दिया गया वो इस पर जाकर के फेल हो जाए। तो इस क्वेश्चन को बनाने का रीजन यहाँ पर ये था कि आपको ये कंसेप्ट समझाया जा सके और यहाँ पर ये वाली बात इस वाली को मेरे भाई बराबर किया जा सके। चलिए मजा आ गया सर, सब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आइए चलिए देखिए, जो बच्चे ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी मेंसुरेशन में, इसलिए मैं पहले से मैं बोल चुका हूं कि अगर आप क्षेत्रमिति समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ज्योमेट्री को पढ़िए। अब आपके मन में होगा सर मेरा तो ज्योमेट्री छूट गया, कोई फैमिली प्रॉब्लम आ गया था, तो ये हो गया था, तो वो हो गया था। भाई मेरे देखो दो बातें हैं, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। अगर किसी का ज्योमेट्री छूटता है ना, तो जैसे ज्योमेट्री है और मेंसुरेशन है, अगर आज आपको पढ़ते वक्त में ये टॉपिक छूट गए, आप मेरे से लिखित रूप में लिखवा लो, जीवन में ये टॉपिक दोबारा आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। पढ़ते वक्त में, तैयारी करते वक्त में, अगर मानो इंग्लिश में आपका टेंस या वॉइस या नरेशन छूट गया ना, तो आप बाद में 10 बार प्लानिंग बना लो, 10 बार मेरे भाई अपने आप को मोटिवेट कर लो। थोड़ा सा शुरू करोगे, 2-4 लेक्चर देखोगे, फिर से तुम्हारा वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मन में चाहे बाद में कितनी भी प्लानिंग कर लो, इसीलिए थोड़ा करना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है और रोज के रोज लाइव रहना पड़ता है। अगर एक बार चीजें छूट गई तो बहुत कम ऐसे बच्चों को देखा है कि वो दोबारा से जाकर के उस टॉपिक को पढ़ते भी हैं, फिर वो टॉपिक उनका वीक हो जाता है। जब वो मॉक टेस्ट देते हैं तो वो टॉपिक से उनके सवाल गलत होते हैं, पेपर देने जाते हैं तो उससे सवाल गलत होते हैं। इसलिए आप ये कह लीजिए कि सर दिल पर पत्थर रख के पढ़ना पड़े या जैसे भी करना पड़े, अगर जो टॉपिक आपके लाइव क्लास में चल रहा है तो आप कोशिश करिए उसको लाइव अटेंड करने की। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं लाइव बैच ले लेंगे, ठीक है, 2-4 दिन कंटिन्यू रहेंगे लाइव, उसके बाद में कभी किसी दोस्त की पार्टी में चले गए, कभी किसी और काम में चले गए। अब उसके बाद में क्या होता है, वो बैकलॉग इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। और बाद में लिए हैं लाइव बैच और उसको बाद में रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में देखते हैं, अरे बाबू तो तुम रिकॉर्डेड ले लेता, फिर काहे ला तुम 400 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया, 300 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट किया, ये बताओ।
यानी जब लाइव बैच लियो तो कोशिश किया करो उसको लाइव अटेंड करने की, उसको उसी समय पढ़ने की, ताकि जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और जब पढ़ने आते हो तो पीछे के सारे मेरे भाई टॉपिक को अटेंड करके आओ, पीछे की सारी क्लासेस को पढ़ करके आओ, वो डाउट नहीं रहेगा। अब ये जो 120 वाली बात बताई है, क्या पहली बार बात पढ़ा रहा हूँ? ये इसके पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अब दिक्कत क्या है, किसी ने देखा नहीं उस क्लास को, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो इसी में वक्त जाया होता है। इसलिए जो टॉपिक 10 दिन में खत्म होना होता है ना, वो 12 दिन 13 दिन में खत्म हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि फंसा है आदमी, एक ही चीज को 40 बार उसको रिपीट किए जा रहा है। जबकि असल में यहाँ पर मेंसुरेशन पढ़ते वक्त में हम दोनों की रफ्तार, मेरी आपकी इतनी होनी चाहिए थी। सवाल देखा और उड़ाते हम लोग, सवाल देखा और उड़ाते। क्यों? क्योंकि सारी चीजें हमने ज्योमेट्री में पढ़ रखी हैं, ठीक है। बट आप लोग रिवाइज नहीं करते हो, फिर उसके कारण मुझे धीरा होना पड़ता है। फिर बाद में आप ब्लेम भी मुझे करते हो, सर आपकी वजह से सिलेबस जो है वो लेट चला गया। लेकिन अपने आप को कभी नहीं बोलोगे, सर हम भी तो यहाँ पर आपको खींच रहे थे, हम भी तो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। पढ़िए थोड़ा सा, आप लोग जितना सहयोग करेंगे ना, मैं उतना बढ़िया तरीके से पढ़ा पाऊंगा और उतने जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा पाऊंगा। सारा आप लोगों के हाथ में बागडोर है, ये मान लीजिए। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हमारा कितना दिया गया है? तो रोम्बस का पेरीमीटर हमारा 2p दिया गया है। सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल हमारा कितना दिया गया है? m दिया गया है। यानी रोम्बस की जो पेरीमीटर होती है वो 4a के बराबर में होती है, और ये 4a किसके बराबर में है? तो 2p के बराबर में। डायगोनल के मेरे भाई जो लेंथ दिए गए, डायगोनल के लेंथ यानी d1 और प्लस हमारा कितना d2, तो d1 प्लस d2 हमारा कितना दिया गया है? तो m दिया गया है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो इसका एरिया होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा बच्चों, वो हमारा कितना होगा? आप मेरे को एक बात बताओ यार, एरिया वेरिया पे हम सारी बातें चल लेंगे। एरिया हमारा क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है ना। यानी अल्टीमेटली हमें क्या कैलकुलेट करना है? तो अल्टीमेट मेरे भाई यहाँ पर हमें हाफ इंटू d1 इंटू d2 कैलकुलेट करना है। हाफ की वैल्यू तो फिक्स है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अगर हम d1 d2 का मान निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल होगा। बोलोगे सर कैसे? मैं बताऊंगा कैसे होगा दोस्त। यहाँ पर आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि देखिए, ये जो इक्वेशन है आपका, यहाँ पर अगर आप इसके दोनों साइड वोल स्क्वायर कर देते हो, क्या कर देते हो मेरे भाई? यहाँ पर वोल स्क्वायर कर देते हो। जैसे d1 प्लस d2 आपका ये दिया गया है ना, आप इधर भी वोल स्क्वायर कर दो और आप यहाँ भी वोल स्क्वायर कर दो, तो अब आपके सामने यहाँ पर क्या हो गया? a प्लस बी का वोल स्क्वायर। तो a का वोल स्क्वायर इतना हो जाएगा, b का वोल स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2a इंटू बी हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो इसके स्क्वायर के भाई, ठीक है। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है कि सर देखो d1 प्लस d2 का जो ये d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 4a स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने आपको 1000 दफा पढ़ा रखा है कि डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई डायगोनल 2 का स्क्वायर, ये बराबर होता है 4 इंटू ए स्क्वायर के, मतलब 4 इंटू साइड स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें 4a स्क्वायर का, तो भाई एक बार एक काम करो, आप यहाँ पर 2 से काटो, ठीक है। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये देखो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 2a की वैल्यू p आ गई। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर हम इसका वोल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो सर ये हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है। तो पहली बात अगर हम बात करें तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4a स्क्वायर के बराबर होगा मेरे भाई, और 4a स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा d1 d2 बराबर हो जाएगा किसके? तो m स्क्वायर के। अब यहाँ पर देखा कि जैसे ये हमारा बराबर हुआ 4a स्क्वायर के, और 4a स्क्वायर बराबर है हमारे p के स्क्वायर के। फिर से रिपीट करता हूं, ये बराबर हुआ 4a स्क्वायर के, और 4a स्क्वायर बराबर हुआ हमारे किसके? तो p स्क्वायर के। तो p स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा दोस्त यहाँ पर कितना? d1 d2, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे कितने के? तो m स्क्वायर के। लास्ट में अगर हम यहाँ लाइन देखें तो हम ये बोलेंगे सर 2d1 d2 जो होगा वो बराबर होगा किसके? तो वो बराबर होगा m स्क्वायर माइनस यहाँ पर p स्क्वायर के। एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो हाफ d1 d2 चाहिए। कितना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे सर हाफ d1 d2 चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर ये अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 2d1 d2 है, अगर हम सर 4 से भाग कर दें, अब एक होगा सर बच्चों की तरह यहाँ पर समझिए 2 चला जाएगा वहां पे, तो ये d1 d2 का मान हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, बट ठीक है। आप ये देखो कि सर ये वैल्यू आपकी इतनी आ रही है, आप यहाँ पर चलो ऐसे लिख लो, कोई नहीं, एक लाइन फालतू बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम समझ में तो सबको आएगा ना। तो यहाँ पर ये मेरे भाई हो गया हाफ इंटू m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के। अब आप अगर देखोगे ना यहाँ पर तो बोलोगे सर हमको चाहिए हाफ d1 d2, हमको क्या चाहिए? हाफ चाहिए। मतलब इसका क्या करना होगा? यहाँ पर हाफ यानी नीचे में 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई मेरे? 4। तो 1/4 ऑफ m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन होगा? तो C4 का होना। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया सर विश्वजीत मदाक, बहुत बढ़िया बच्चे, ध्यान दोगे तो सब कुछ होगा। रोज की क्लास देखो कितनी बढ़िया तरीके से हमारी मेंसुरेशन चल रही है,
कितना मजा आ रहा है, बस खाली आपका ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि हम तो मेरे भाई पढ़ाने आए हैं ना, हम आपको खुद ही सिखाने आए हैं, तो हमारी तो कोशिश यही होगी कि हर एक बच्चे को सारी बातें समझा पाए। बस कोई बच्चा समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। क्यों? क्योंकि सब प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आप जितना इस क्लास में फिजिकली प्रेजेंट है, आप उतना मेंटली भी प्रेजेंट रहिए। पता चले कि हाँ मोबाइल में वीडियो मेरी चला रखी है, ध्यान कहीं और पर है, तो नहीं समझ पाओगे। दूसरा बच्चा वहीं बैठ करके मेरी बातों को सुन रहा है, एक एक बातों की वो नोट्स बना रहा है, तो जाहिर सी बात है तुमसे ज्यादा ज्ञान वो हासिल कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो तुमसे ज्यादा नंबर भी उसी के आएंगे। एक टीचर तो पढ़ाता हर बच्चे को है, किसी का रैंक 1 आ जाता है, कोई फेल कर जाता है, ठीक है। तो वो सारे बच्चों की मेहनत के ऊपर में बाद में बातें आ जाती हैं, हमारे ऊपर में नहीं रहती हैं। हम तो सबको पढ़ाते हैं यार। आप ही के बैच से कोई इंस्पेक्टर भी बनेगा और कोई बेरोजगार भी रह जाएगा, वो उसकी अपनी मेहनत होगी, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 84 की अगर हम बात करें तो कहा गया एक स्क्वायर और एक रोम्बस है। हमारे पास में एक स्क्वायर भी है और एक हमारे पास में रोम्बस भी है, दोनों का हमारा सेम बेस है। बोला गया रोम्बस को जो है इंक्लाइनेशन दिया गया है 45 डिग्री का, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ रोम्बस। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारे पास में एक वर्ग हो गया, ठीक है, जिसे स्क्वायर बोलेंगे, और एक हमारे पास में मेरे भाई समानांतर यहाँ, या आप ये कह सकते हैं समचतुर्भुज, कि सर ये एक हमारे सामने समचतुर्भुज हो गया। क्या हो गया सर? तो एक हमारे सामने यहाँ पर जो है वो समचतुर्भुज हो गया। फर्क क्या है कि स्क्वायर में जो एंगल होता है वो 90 का होता है, और इसमें जो इंक्लाइनेशन है वो यहाँ पर 45 का है। क्वेश्चन में कहा गया कि वर्ग और समचतुर्भुज का आधार समान है, और यहाँ पर बोला गया है ये 45 पर झुका है, तो वर्ग के क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, इन दोनों का मेरे भाई अनुपात कितना होगा। यानी इसकी भी साइड हमारी मेरे भाई सेम होंगी और इसकी भी यहाँ पर क्या होगी, तो सेम होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप ये मान करके चलो, मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो इसमें यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर देखो स्क्वायर का जो एरिया होता है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम एरिया की कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर की जो एरिया होती है सर वो ए स्क्वायर होती है। स्क्वायर की एरिया कितनी होती है, ए स्क्वायर होती है। और यहाँ पर अगर किसी के दिमाग में बात नहीं जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर मेरे भाई जैसे ऐसे डायगोनल खींच दो आप यहाँ पर, तो डायगोनल खींच दिया तो आप ये बताओ ये ट्रायंगल बन गया। बोलोगे हाँ जी गुरुजी। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू उसके बाद में बेस, मतलब यहाँ पर हाफ ए बी साइन थीटा। अगर आपको याद होगा तो 1000 दफा मैंने पढ़ा रखा है कि बच्चों सुनना, मेरी बात को समझना। अगर कोई ट्रायंगल का साइड ए है और ये बी है और बीच में अगर थीटा एंगल बना हुआ है, तो जीवन में उस बात को याद रखना कि इसकी जब एरिया निकालोगे तो वो हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, हाफ ए बी साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये हाफ हो जाएगा a इंटू बी, मतलब यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन 45। बस मैं आपको एक बात बोलूं, फिर भी बोलूं एक बात यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये तो सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया हो गया, बट हमें तो पूरा रोम्बस निकालना है, यानी इस ट्रायंगल का क्या करना होगा, तो डबल करना होगा। और अगर यहाँ डबल करना होगा तो आप बोलेंगे सर ये 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा, खत्म। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन 45 हो जाएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो मेरे भाई बराबर होती है 1/√2 के, ठीक है। और फिर अगर हम ये जाएंगे तो √2 को गुना करेंगे तो ये मेरे भाई √2 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट यहाँ पर ये है कि समझिए, जब भी भविष्य में आपके सामने अगर ये बोल दे कि जैसे मानो ये तुम्हारे पास में एक स्क्वायर है और उसके बाद में ये तुम्हारा एक मेरे भाई रोम्बस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बोल दिया जाए कि अगर यहाँ पर जो है दोनों का एरिया का रेशियो बताओ, अगर बेस समान है, तो जैसे अगर इसका भी बेस ए है और ए है यहाँ पर, और इसका भी बेस मेरे भाई कितना है, ए है और ए है, तो अगर हमसे मान लो एरिया बोला जाता है, ठीक है, सपोज करो मेरे भाई यहाँ पर ये 90 डिग्री है, चूंकि स्क्वायर है तो 90 होगा ही, और ये हमारा कितना है, 45 है। जैसे मैंने मेरे भाई उसमें कंसेप्ट लगाया था ना, वही कंसेप्ट मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर रहा हूँ कि ये मान लीजिए हमने डायगोनल यहाँ पर बना दी, उसी तरीके से हमने इसमें डायगोनल बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक मेरे भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो हाफ इंटू उसके बाद में a इंटू बी इंटू साइन 90। आप देखते चलो, a स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, साइन 90, और उसके बाद में क्या करना होगा, तो बोलोगे सर इसका डबल करना होता है ताकि पूरा स्क्वायर का एरिया निकल जाए। और रोम्बस का एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर वही बात है, हाफ इंटू a इंटू बी, मतलब यहाँ पर a स्क्वायर, और इंटू कितना हो जाएगा, साइन 45, ठीक है। और कितना करना होगा, तो डबल करना होगा ताकि पूरा पूरा इसका निकल जाए।
आज अगर हम बात करें ना तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हाफ से हाफ खत्म, 2 से 2 खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म। सो बेसिकली जो कंक्लूजन आता है वो ये आता है कि अगर इनके एरिया का रेशियो निकालना है तो इनके साइड पर बात नहीं आती है, आप इनके साइन के एंगल का कंपैरिजन करो। आप यहां पर मेरे भाई क्या कंपैरिजन करो, तो इनके साइन के एंगल का कंपैरिजन करो कि साइन का एंगल का अगर कंपैरिजन हो गया या इनका रेशियो निकालो वो, ठीक है, जो इनके साइन का रेशियो होगा वही इनके एरिया का रेशियो होगा। ये लास्ट में एक सिंपल एक टर्म आ जाता है। तो देखिए आपको अगर पता है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देना भाई मेरे, तो ये हो जाएगा √2 रेशियो 1 हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाने पर आ जाऊं तो मैं ये भी क्वेश्चन आपको बना करके दे सकता हूं कि सुनो, बात ऐसी है यहाँ पर कि दोस्तों ये समझो, ये तुम्हारे सामने एक स्क्वायर है, उसके बाद में यहाँ पर ये एक रोम्बस है, ठीक है, और इस रोम्बस की बेस में मतलब ये कोण हमारा 30 का है, और ये हमारे सामने एक और रोम्बस है और यहाँ पर इसका एंगल कितना है, तो इसका एंगल मेरे भाई 45 है। मैंने यहाँ पर कहा कि सभी के जो आधार हैं, ये एंगल हमारा 90 है, सभी के जो आधार है यहाँ पर सबके आधार ए है और ए है। आप इनके एरिया का रेशियो बताओ कि एरिया का रेशियो कितना होगा। अब जो लोग यहाँ पर साइड वाइड का खेल खेलेंगे उनके लिए बहुत घटिया बात है भाई, वो सीधा सीधा ये बात को समझ जाए कि गुरुजी ने अगर एरिया कहा है निकालने को, तो एरिया का मतलब यहाँ एंगल कितना है, तो 90, तो यहाँ पर एरिया का मतलब इसका साइन 90 लेंगे। उसके बाद यहाँ एंगल कितना है, 30 है, तो साइन 30 लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ एंगल कितना है, 45 है, तो हम यहाँ लेंगे मेरे भाई साइन 45 का। देखोगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, नीचे में मेरे भाई यहाँ पर जो है 1 इसका 2 से, देखो नीचे यहाँ पर क्या है, 2 और √2 का मेरे भाई एलसीएम दिया गया है ना, तो आप यहाँ पर 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप मेरे भाई 2 से हर जगह मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि रेशियो कन्वर्ट करना है, ठीक है, या मैं ऐसे भी समझा चुका हूँ रेशियो पढ़ाते वक्त में आप लोगों को, ठीक है, कि इसको बाकियों के मान लेने होते हैं, तो ऐसा समझ लो इसका ऊपर वाला बाकी दोनों के नीचे वाले, ऐसा भी कर सकते हो, बट बढ़िया रहेगा मेरे भाई हर जगह 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से हमारा 2 खत्म, ये कितना हो जाएगा 1, और √2 से अगर हम काटेंगे तो √2 हो जाएगा। सो फाइनली इनका एरिया का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर 2, 1 और √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2, 1 और √2 हो जाएगा। ठीक है, प्रीति उपाध्याय आपको समझाने के लिए मैंने वहां पर स्क्वायर में हाफ लिया है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है प्रीति जी, समझिए, मैं चाहता तो यहाँ पर डायरेक्ट ए स्क्वायर भी लिख सकता था, लेकिन एक स्क्वायर जो है वो कहीं ना कहीं 2 ट्रायंगल से मिलकर के बना है, और एक ट्रायंगल का एरिया हम हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 90 लिखेंगे, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 90, तो 2 ट्रायंगल का एरिया हमारा इतना हो जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रीति जी आपको ये समझाने के लिए कि देख लीजिए फाइनली जो एरिया आया है वो यहाँ पर साइन ऑफ एंगल के रेशियो में आया है, इसलिए ये समझाने के लिए हमने यहां पर ऐसा लिखा है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो समझ गया ना। कभी भी भविष्य में अगर इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो ऐसे सवालों का एक तोड़ होता है, और वो ये होता है कि इनके एरिया का अनुपात निकालना है तो इनके साइन के एंगल का मेरे भाई अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। मतलब कहते हैं सर मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, देखिए जहां से आपको इच्छा करे ना आप वहां से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शशांक का कहना है सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, देखिए रेशियो जब आप पढ़ते हैं ना तो रेशियो का एक नियम होता है, और रेशियो का नियम यहाँ पर ये होता है कि नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में भी कुछ रह गया तो इसीलिए वो रेशियो नहीं कहलाएगा फिर। तो इसके डिनोमिनेटर में 2 था, 2 और √2 का जो एलसीएम होता है वो 2 होता है, तो इसलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पर हर किसी में 2 से गुना कर दिया। नीचे 3 होता तो सब में 3 से गुना कर दे, क्योंकि बस नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए, बस ये समझ लो। ठीक है, समझ में आ गया शशांक भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। जैसे मानो कल के दिन तुम रेशियो निकालते हो 1/3 का निकालते हो, 1/4 का निकालते हो, और मानो 1/2 का निकालते हो, तो ऐसे नीचे में 3, 4 और 2 सब का एलसीएम कितना है, तो बोलोगे 12 है गुरुजी। कितना है, तो 12 है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करोगे, तो हर किसी में आप किससे गुना करोगे, 12 से करोगे, कि भैया नीचे कुछ भी ना रहे, तो हर किसी में 12 से गुना करोगे बाबू। तो 3 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो ये हो गया मेरे भाई। 4 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो ये हो गया। और 2 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। तो अनुपात निकालने के लिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखना होता है कि बट्टे में कुछ नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर 12 से क्यों गुना किए, तो समझ में आ गया ना कि जैसे एक ऐसी संख्या चाहिए जिसे 3 भी काट दे और 4 भी काट दे, यानी 12।
क्लियर है। उसी तरीके से मैंने एक ऐसी संख्या मेरे भाई तलाश की जिसको यहाँ पर 2 भी काट देगा और √2 भी काट देगा, तो वो 2 निकल करके आया, इसलिए हमने वहां पर उससे किया है। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे अपने सवालों को यहाँ देख रहे होते हैं। तो रेक्टेंगल के बारे में तो पूरी दुनिया को पता होता है कि रेक्टेंगल होता क्या है और कैसे क्या है, बट फिर भी एक छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहली बात हम आपको बता दें यहाँ पर, तो देखिए कोई भी रेक्टेंगल अगर आपका है तो उस रेक्टेंगल की अपनी एक लंबाई होती है जिसे एल कहा जाता है, इसे हम मेरे भाई आयत बोलते हैं। पहली बात ये क्या है, तो बोलेंगे सर ये रेक्टेंगल है इंग्लिश में, और हिंदी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आयत बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये इसकी अपनी लंबाई है और ये इसकी अपनी मेरे भाई चौड़ाई है। अगर आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, तो 2 × L+B हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर रेक्टेंगल की अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया मेरे भाई यहाँ पर लेंथ × ब्रेथ होता है। और लास्ट में अगर डायगोनल यानी विकर्ण की बात करें तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो ये डायगोनल होता है दोस्त यहाँ पर वो किसके बराबर में होता है, तो √L² प्लस यहाँ पर किसके बराबर, B² के। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब आ जाइए, चलिए यहाँ पर सवाल को देखिए क्या कहा गया 85 में। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे पेरीमीटर जो होता है वो यहाँ पर इतना होता है, 2 × L+B होता है ना। क्वेश्चन में बोला गया कि देखो इसका क्या करना है, तो इसका हाफ करना है। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 8 मोर देन इट्स विड्थ इज 42। यहाँ पर मतलब पेरीमीटर का जो है मेरे भाई, मैं फिर से यहाँ पर पूरा मामला समझा देता हूँ। तो पहली बात, एक हमारे सामने आयतकार मैदान है, तो एक आयतकार बगीचा जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 अधिक है, यानी ये जो लंबाई है इससे 8 अधिक है, मतलब अगर यहाँ पर ये x है तो इससे ये कितना ज्यादा है, तो x+8 यहाँ पर ज्यादा है, मतलब x+8 है। ठीक है, बोला गया उसका यहाँ पर अर्ध परिमाप कितना है, तो अर्ध परिमाप 42 है। यानी अगर हम बात करते हैं तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो हाफ इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू है मेरे भाई, मतलब यहाँ पर पेरीमीटर की बात क्या होती है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो यानी हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना होता है, तो 2 × L+B होता है। तो ये मेरे भाई पेरीमीटर है, इसका आधा, और ये किसके बराबर में है, तो ये बराबर में है 42 के। अगर हम इसे खत्म कर देते हैं तो L+B का मान कितना आ जाएगा, 42। L का मान मेरे भाई x+8 है, B का मान हमारे सामने x है, ये मान हमारा हो जाएगा 42 के। अगर हम बात करते हैं तो 2x का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 17, और x का मान अगर 17 हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया एरिया बता दो। आप अगर दोस्त इस बात को समझिए कि जब आपको एरिया निकालना है तो एरिया को निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लंबाई को चौड़ाई से गुना करना होगा। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो चौड़ाई हमारी कितनी है, x है, तो लंबाई इससे 8 ज्यादा यानी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। मल्टीप्लाई करो, 17 का 5 गुना मेरे भाई 85 का 5, 8 हाथ में 17 दूना 34 और 8 मेरे भाई 42, 425। P फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। नीरज धीरज, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे, आपको जीवन में बहुत कामयाब बढ़िए, बहुत आगे बनिए। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो बोला गया था एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 1156, यानी अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी ऐसा एक वर्ग है तो उसका एरिया 1156 दिया गया है। What is the respective ratio between the length and breadth of a rectangle whose length is twice the side of a square and breadth is 14 centimeter less than the side of a square? यानी मेरे भाई कंपैरिजन किया गया है एक वर्ग में और एक यहाँ पर आयत में, और क्या कंपैरिजन हुआ है हम आपको समझा देते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 है, यानी अगर इसकी भुजा a है तो इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ पर यानी a का स्क्वायर का मान वो 1156 है। अगर क्षेत्रफल 1156 है तो साइड का मान मेरे भाई कितना होगा, आप ये बताओ। 1156 जो होता है वो किसका रूट होता है, 1156 किसका स्क्वायर होता है, आप ये बताइए। तो अगर आप बोलेंगे 1156 सर देखिए क्या ये हमारा जो है 34 की बात बनेगी यहाँ पर, तो देखिए 34 का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर, 4 का स्क्वायर करो 16 का 6 पास में 3 × 4 12, 12 इंटू मेरे भाई 2 24 और 1 25 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 2 हाथ में 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल मेरे भाई 1156 के बराबर। यानी अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो इसका रूट करने पर ये आता है और ये किसके बराबर में है, 34 के, यानी इसकी भुजा कितनी है, तो 34 है। इसकी भुजा कितनी है मेरे भाई यहाँ पर 34 है। अब अगर हम बात करते हैं तो सवाल में क्या कहा गया, तो बोला गया उस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच में यहाँ पर अनुपात क्या है,
अनुपात क्या निकालना है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात निकालनी है मेरे भाई। और दिया क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो ये वाला लाइन पढ़ो, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी है। अगर इंग्लिश में बात करें यहाँ पर तो बोला गया लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये जो लेंथ है इसका डबल है। तो अगर लेंथ मेरे भाई इसका डबल है तो आप बोलोगे सर 34 का डबल हमारा कितना हो जाएगा, तो 68 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो अगली लाइन कही गई है वो ये कही गई है कि यहाँ पर जो ब्रेथ है वो 14 सेंटीमीटर कम है, और किससे, तो स्क्वायर से। यहाँ पे उसी तरीके से चौड़ाई जो है यहाँ पर क्या है, तो 14 सेंटीमीटर कम। तो अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, इसमें से 14 कम कर दीजिए, और 14 कम कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकालना है। तो लेंथ हमारा है मेरे भाई 68 यहाँ पे, और ब्रेथ हमारा है इतना। 4 से काटेंगे तो ये 17 बार में जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 5 बार में। सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। सी हमारा क्या होगा दोस्त यहाँ पर, तो सही होगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कैसे बड़े प्यार प्यार से एकदम मक्खन तरीके से सारे सवाल आपके बनते चले जा रहे हैं। ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ना है और सारे सवाल लगाने हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं तो क्या कहा गया। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड व्हेन एक्सटेंडेड बाई 6 सेंटीमीटर या 6 मीटर आर इन द रेशियो 4:3, एंड व्हेन डिक्रीज बाई 6 मीटर आर इन द रेशियो ऑफ इतना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फील्ड। एकदम नया सवाल है, और ये 2024 में भी देखो पूछा गया, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है। पहले ऐसा सवाल मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, हो सकता है हल्का हो, लेकिन मतलब ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है पहले, ये नया पूछा गया अभी रिसेंट में। तो क्या कहा गया, देखो एक आयताकार खेत की यहाँ पर, ठीक है, एक आयताकार, तो बोला गया द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड व्हेन एक्सटेंडेड बाय 6 मीटर आर इन द रेशियो इतना, एंड व्हेन डिक्रीज बाय, ठीक है, 6 मीटर आर इन द रेशियो इतना। यानी अगर मान लीजिए कि उनके लंबाई चौड़ाई में हम 6 बढ़ा देते हैं, तो बोल दिया गया कि सर वो 4 और 3 के अनुपात में हो जाएंगे, और जब 6 कम कर देते हैं तो बोल दिया गया कि सर यहाँ पर जो है 2 और 1 के अनुपात में हो जाएंगे। अब इस सवाल को अगर आप समझोगे, ठीक है, तो जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, बेसिक से अगर आप बनाओगे तो मेरे भाई बेसिक जो होगा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, देखो मैं बेसिक से बता देता हूँ, फिर बाद में इसका स्मार्ट अप्रोच भी मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे बेसिक यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर कि उसकी L नाम की लंबाई थी और B नाम की चौड़ाई थी। क्वेश्चन में कहा गया कि खेत की भुजाओं में 6-6 मीटर अगर बढ़ा देते हो, अगर आप यहाँ क्या करते हो, इसमें भी 6 बढ़ा देते हो और इसमें भी 6 बढ़ा देते हो, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, रेशियो आपका वो 4 और 3 का हो जाता है। ये केस नंबर 1 है। और केस नंबर 2 यहाँ पर क्या कहता है, तो केस नंबर 2 कहता है अगर आप उसमें 6 कम कर देते हो, जैसे इसमें से अगर आप 6 कम कर दो और इसमें से अगर आप 6 कम कर दो, तो रेशियो आपका कितने का हो जाएगा, 2 और 1 का हो जाएगा। तो बोला गया बताओ भैया यहाँ पर बात क्या बनेगी। अब सबसे पहली बात, आप इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को अगर तुम चाह रहे हो कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाए, तो मेरे भाई जीवन खराब करोगे। इसीलिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए मेरे भाई बेसिक सब छोड़ छाड़ करके सबसे बढ़िया है यहाँ पर मेरे भाई बाई ऑप्शन जाना। क्या जाना, बाई ऑप्शन जाना यहाँ पर, कि सर बाई ऑप्शन जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे, बस ये वाली बात है। कैसे, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, तो यहाँ पर लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है, 14 में 6 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई 10 में 6 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। 20 और 16 का रेशियो देखो, 4 से काटोगे तो 5 बार में, और 4 से काटोगे 4 बार में, 5 और 4 आ रहा है, और यहाँ कितना दिया गया है, 4 और 3। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, तो गलत है, ये नहीं उठा सकते मेरे भाई। 14 और 10 में, 14 में 10 6 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 10 में 6 जोड़ोगे इतना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है उठाने लायक नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी के साथ में आते हैं, 18 और 12, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, और मेरे भाई 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 6 से 4 बार में, और 6 से कितनी बार में, 3 बार में। अगर ये पहले के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम दूसरे के पास में जाते हैं और उसे सेटिस्फाई करवाते हैं। तो यहाँ देखो 18 में 6 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा, और मेरे भाई 12 में 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखो तो 2 और 1 के रेशियो में, तो जी हाँ बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही हमारा क्या होगा, तो वही हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। यानी बाई ऑप्शन गए तो हमने कौन सा ऑप्शन को सही ठहराया, तो ऑप्शन नंबर बी को ठहराया। अब बाकी बात आती है कि नहीं सर इसको मेथड से बनाना होता तो हम लोग कैसे बनाते। तो दोस्तों अगर इसको मेथड से बनाना होता ना, तो हम इसमें रेशियो का कंसेप्ट लगाते, या अगर जिन्होंने एज पढ़ रखा है तो उनको ये बात थोड़ा सा अच्छे तरीके से पता होता कि यहाँ पर सवाल है क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का, और इसको बना रहे हैं अरिथमेटिक वाले सवालों के आधार पर।
कैसे बना रहे हैं, जैसे मानो ये एल और बी नाम के दो लोग हैं, या मान लीजिए कि किसी क्लास में एल नाम का बच्चा है और दूसरे में यहाँ पर ये लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की संख्या है। अगर हम इनमें क्या करते हैं, अगर हम इनमें 6 बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर जो इनका मेरे भाई अनुपात है वो 4 और 3 का हो जाता है। और अगर हम इनमें मेरे भाई 6 कम कर देते हैं तो इनका जो अनुपात है वो 2 और 1 का हो जाता है। दोस्त मेरे याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर मैंने हमेशा ये कहा, जैसे ऐसे समझ लो, आपके और आपके पिता की उम्र में जो गैप है वो हो सकता है 20 साल को। या आपका मान लीजिए छोटा वाला भाई है, आपसे 2 साल छोटा है। आज अगर आप मान लो यहाँ पर 24 साल के हो तो आपका हो सकता है छोटा वाला भाई मान लीजिए 20 का होगा, 4 साल छोटा होगा। आज से अगर आप 10 साल बाद जाओगे ना तो आपकी उम्र 34 की होगी, तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 30 की। या अगर आप 10 साल पहले गए होते तो आप अगर 14 के होते तो वो कितना होता, तो 10 का होता। अभी के गैप में आपके और आपके भाई में गैप कितने का है, 4 का। 10 साल बाद गैप कितने का होगा, 4 का। 10 साल पहले गैप कितने का होगा, 4 का। यानी दो लोगों के बीच में जो गैप होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अगर हम बराबर दोनों में कम कर रहे हैं या दोनों में बराबर बराबर बढ़ा रहे हैं, जैसे इसमें भी 10 बढ़ाया 10 बढ़ाया, या इसमें 10 कम किया 10 कम किया, तो बराबर बढ़ाने से या बराबर कम करने से गैप नहीं बदलते, जो गैप होते हैं वो सेम होते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस सवाल में बात करें ना, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, दोनों में 10-10 कम किया गया या दोनों में 6-6 बढ़ाया गया, दोनों में 6-6 कम किया गया, दोनों में 6-6 बढ़ाया गया। इनका जो गैप है, जैसे गैप कितने का है, 1 का है, और यहाँ गैप कितने का है, 1 का है, तो वो गैप हमारा क्या रहेगा, तो गैप हमारा सेम रहेगा। गैप क्या रहेगा हमारा, तो गैप हमारा दोस्तों सेम रहने वाला है। अब गैप सेम होने वाला है तो आप ये देखो, आप यहाँ पर 1 पर हो और आपको आना कहाँ पर है, 3 पर आना है। कितना यूनिट चल करके आओगे, 2 यूनिट चल करके आओगे। और 2 यूनिट चल के आने के लिए आपने यहाँ पर कितनी दूरी तय की, तो 6 किलोमीटर यानी 12 के बराबर। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12। मेरे भाई ये एज में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जो बच्चे एज पढ़े होंगे ना, रेशियो प्रोपोर्शन एजेस में, तो उनको मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि सर देखिए, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए 2 यूनिट चलना पड़ा और दूरी में 6 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 12 साल हो गए। मान लो 2 का मान 12 के बराबर में है तो 1 का मान किसके बराबर में होगा, 1 का मान 6 के बराबर। अगर 1 का मान 6 के बराबर में, तो 1 का मान 6 के बराबर में, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 12, और 1 का मान 6। 12 में 6 जोड़ दो तो 18 आ जाएगा, और 6 में 6 जोड़ दो 12 आ जाएगा। या तो ऐसे कर लो भाई, और नहीं तो ऐसे समझ लो, सर 1 का मान 6 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 24, और 3 का मान कितना हो जाएगा, 18। इसमें से 6 कम कर दो तो भी 18 पहुंच जाएंगे, इसमें से 6 कम कर दो तो भी इतना, यानी 18 और 12। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं किसी भी सवाल के उत्तर देने के भाई। अब आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप सवालों को कैसे समझते हैं और कैसे पढ़ते हैं। अब अगली 2 क्लासेस में आपका मेंसुरेशन 2D हो जाएगा खत्म, और जो मेंसुरेशन की आखिरी क्लास होगी उसके अंदर में यहाँ पर हम जो है काफी सारी बातें आपको बताएंगे, और मेंसुरेशन 3D आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको सारी चीजें मिलेंगी, हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई हमारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया, थोड़ा अच्छा है, पढ़ना चाहिए, थोड़ा ज्यादा देर पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा सही रहता है। ठीक, चलिए, तो बाकी यहाँ पर मिलेंगे अगली क्लास में। सर हमने फर्स्ट टाइम चेक करा और सेटिस्फाई हो गया तो दूसरे से तो चेक ही ना करे पेपर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। पहला अगर सेटिस्फाई हुआ तो दूसरे को भी सेटिस्फाई कराओ। कई बार ऐसा होगा पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया दूसरा नहीं होगा, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखो इस बात का। ठीक है, तो आपकी आज मजा आया बहुत आप लोग के साथ में। थोड़ी सी क्लास हमने डिले स्टार्ट की थी, बट ठीक है, अच्छी बात है। जितना अगर हम डिले स्टार्ट करते हैं तो हम लोग और ज्यादा पढ़ते हैं और ज्यादा देर तक हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। बाकी अगले हफ्ते से बहुत कुछ रेगुलर हो जाएगा, थोड़ी सी चीजें और बेहतर होंगी यहाँ पे। ठीक है, अभी मेंस बैच भी है, पढ़ाना भी 8:30 से उनकी क्लास है, रात के 10:30 से 11 बजे तक वो भी चलेगा। 2.5-3 घंटे की क्लास होती है मेंस की। ठीक है, अभी उन्हें पढ़ाना है, उनकी क्लास होगी अभी। ठीक है, चलो भाई, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, एसएससी मैथ्स बनाते रहो। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय।